चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करिएगा। टॉपिक डालेगा आप प्रीपोजिशन। टॉपिक डालिए प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। कौन कौन सी प्रीपोजिशन हैं देखिए जो हमें पढ़नी है, लिखते जाइए। ऑन, ओवर, अबव, बिलो, अंडर, across, through, from, to, by, with, in, into, between, among, beside, besides, of, 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 upon, onto, since, for, at, towards, about, around, within, एटसेट्रा, etc। और भी कोई एक आदि होंगे तो फिर देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे इनके क्वेश्चन हम डील करेंगे, उसको हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने जाएंगे अभी। अब नीचे लिखिएगा हाउ टू, अटेम्प्ट द, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस related to, how to attempt the questions related to preposition, how to attempt the questions related to preposition। देखिए जरा, ये वो टॉपिक है आपको प्रीपोजिशन वाला टॉपिक जिसमें आपको एरर की संभावना सर्वाधिक है, यानी जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है हमेशा, वो ये टॉपिक है आपका कौन सा, प्रीपोजिशन। अब इसके जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम हमारे दिमाग में चार चीजें आनी चाहिए।
अभी ये भी हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पहले 4 चीजें आपके दिमाग में हर हाल में होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। पहला, फर्स्ट, सबसे पहले एक, अभी लिखना नहीं है आपने कुछ भी, अभी मैं लिख रहा हूं चीजें, आपको उनको समझना है। एक तो वर्ड सुना होगा आपने, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, क्या? फ्रेजल वर्ब। एक होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपने पहले कैसे पढ़ी है, आई डोंट नो अबाउट दैट, वी विल डिस्कस इट इन अ डिफरेंट मैनर। दूसरा पॉइंट है हमारा फिक्स प्रेपोजिशन। तीसरा पॉइंट है हमारा यूसेज। और चौथा है मीनिंग। इसका मतलब जब भी कोई प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आप सोल्व करने जा रहे हैं, देन यू हैव टू फॉलो ऑल दी 4 स्टेप्स। इन चारों स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सपोज करो मैंने आपको कोई वाक्य लिखा, he looks बिफोर आफ्टर नहीं लिखा था क्या इसमें? बिफोर और आफ्टर, 30 हो गए होंगे अब, है ना? ठीक, बिफोर और आफ्टर। तो सपोज मान लो, ध्यान से सुनना, अब ये क्वेश्चन है, he looks blank her sister, he looks blank her sister, looks after, on, with और by। मान लो 4 ऑप्शन है आपके दिमाग में। सिंपल सा क्वेश्चन है, he looks blank her sister। if you are going to solve this question or you are going to attempt this question, you have to follow the pattern which I have written। जो पैटर्न मैंने लिखा है इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इसी तरह से आपको इसको अडॉप्ट करते हुए आंसर का रिप्लाई करना है। इसका मतलब जब भी कोई प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आप, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि कहीं कोई फ्रेजल वर्ब तो नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपके दिमाग में। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करोगे उल्टा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप सीधा ये कि फ्रॉम का मतलब से है तो से टेक देता हूं, ऐसा से के कोई मतलब नहीं होता है इसमें। द फर्स्ट थिंग which will come in your mind related to preposition, that will be phrasal verb। यानी अगर फ्रेजल वर्ब बन रही है प्रीपोजिशन के साथ, इसका मतलब उस दिए गए क्वेश्चन का आंसर 200% सबसे पहले कौन होगा, वो फ्रेजल वर्ब ही होगी। समझ गए? तो पहला पॉइंट क्या होगा, फ्रेजल वर्ब। मान लो आपने फ्रेजल वर्ब देखी, लगा के देखी, यूज करके देखी, फ्रेजल वर्ब वैसे भी आपके टॉपिक में याद तो करोगे आप फ्रेजल वर्ब। तो आपने फ्रेजल वर्ब लगा के देखी और फ्रेजल वर्ब मान लो आपको लग रहा है कि फ्रेजल वर्ब नहीं बन रही है। ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा जिसमें आपको लग रहा हो कि आप किसका इस्तेमाल कर दें, फ्रेजल वर्ब का, आपको नहीं लग रहा। इट मींस यू हैव टू ओमिट द फर्स्ट पॉइंट। इसको ओमिट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं कोई फिक्स प्रीपोजिशन तो नहीं है, कहीं कोई फिक्स प्रीपोजिशन तो नहीं है। और अगर फिक्स प्रीपोजिशन है तो उसको आपको फिक्स प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल करना है, नीचे वाली कंडीशन में देखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि वेदर देयर इज अ फ्रेजल वर्ब और नॉट। इफ देयर इज अ फ्रेजल वर्ब यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन फर्स्ट, you can't go towards these points। the main thing will be phrasal verb for that question। उस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगी आपके लिए, फ्रेजल वर्ब। तो जब फ्रेजल वर्ब आपने देख लिया और आपको लगा कि फ्रेजल वर्ब नहीं है, तो फ्रेजल वर्ब नहीं है इसका मतलब उसके बाद आप कहां चले जाएंगे, फिक्स प्रीपोजिशन की तरफ चले जाएंगे। आपने टटोल लिया, मान लो याद कर लिया, और आपको लगा कि नहीं नहीं इसमें कोई फिक्स प्रीपोजिशन का भी केस नहीं बनता है। ठीक है, दो सिचुएशन हो गई। सेकंड, इसका मतलब फिर आप थर्ड सिचुएशन पे जाएंगे कि कहीं किसी प्रीपोजिशन का कोई यूज तो नहीं है। यूज, यूज के आधार पे भी हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, पढ़ेंगे अभी हम यूज कैसे होते हैं। इसका मतलब तीसरे पॉइंट पे आपको कहां जाना है, उसके यूसेज पे जाना है कि कहीं कोई उसका यूज तो नहीं है। और अगर यूज भी नहीं है तो लास्ट जो आप फ्रॉम से लगाते हैं ना, फ्रॉम का मतलब से, ऑन का मतलब पर, टू का मतलब को,
वो ये लास्ट वाली सिचुएशन है। ये तो 1% लास्ट में बचती है। सबसे एंड में जाना है जिसके पास, उसके पास आप सबसे पहले जाते हैं। समझ रहे हो आप इसको छोड़ आए, इसको छोड़ आए, इसको छोड़ आए और इस पे आ गए। फिर कहो गुरुजी मेरे तो प्रपोजिशन को क्वेश्चन ही गलत होगा। तो गलत का मतलब क्यों हुआ? कि आपने देखा ही नहीं फ्रेजल वर्ब है क्या, आपने देखा ही नहीं फिक्स प्रीपोजिशन है क्या, आपने देखा ही नहीं कोई यूज है क्या उसका, और आप सीधे कहां ले जा रहे हो? मीनिंग पर। और जब सीधा मीनिंग पे लेके जाएंगे तो कभी भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपका ठीक, समझ गए मेरी बात? यस और नो? तो कितनी चीजें हैं ये दिमाग में बैठा लें, और क्रम भी यही है इनका। दिस विल बी द ऑर्डर फॉर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो फ्रेजल वर्ब, दूसरा फिक्स प्रीपोजिशन, तीसरा यूसेज, चौथा मीनिंग। तो जब भी आप प्रीपोजिशन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसलिए हमारे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन गलत ज्यादा होते क्यों हैं? उसका रीजन ये है कि हम एक एंगल से नहीं सोच सकते, हमें उसको 4 सिचुएशन से सोचना है। अब करना क्या है, इसमें होगा क्या कि फ्रेजल वर्ब में अब आप और हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको याद करनी पड़ेगी। ये कोई बताने वाली वो कोई चीजें नहीं, इनको आपको क्या करना है? याद करना है। अगर याद है फ्रेजल वर्ब तो आप फिलअप कर देंगे, याद नहीं है तो इस वाली सिचुएशन में तो आपको क्या करना है? लर्न करना है, याद ही करना है। तो ये तो याद करनी पड़ेंगी हमें, कौन सी वर्ब? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, याद है तो कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो सिचुएशन बनती है हमारी वो कौन सी है? फिक्स प्रीपोजिशन। ये भी हमें याद करनी है। हालांकि मैं बताऊंगा आपको लिस्ट, यहाँ तय दूंगा लिस्ट, लेकिन इनको भी हमें क्या करना है? याद ही करनी है। क्या? फिक्स प्रीपोजिशन। तो पहला फ्रेजल वर्ब, वो भी हमें याद करना है, और दूसरा हमारे पास क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन, जिसको भी हमें याद करना है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कौन सा है? यूसेज का, जिसको हमें समझना है कि क्या यूज हो सकते हैं प्रीपोजिशन के, कौन कौन से यूज हो सकते हैं। और सबसे लास्ट में जहां जाएंगे आपका, वो कौन सा है? मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो दोनों ऊपर वाली चीज फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन यू हैव टू लर्न, और नीचे वाली चीजें हम पढ़ेंगे। अभी हम जो प्रीपोजिशन का डिस्कस करेंगे यहाँ, अभी हम 2 चीजें सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या है और उसके यूज क्या क्या है। मीनिंग और यूज के बाद हम देखेंगे उसके फिक्स प्रीपोजिशन, और फ्रेजल वर्ब को बाद में आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर हो गया? So whenever you are going to solve the question related to proposition, then you have to follow the instruction which I have given to you. At first you will use that there is a provisional verb or not. After that you will move toward function, later on usage, and at last meaning. इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में, इसी प्रोसीजर में आपको चलना है। चलेंगे? क्लियर है? डालो नोट नीचे, डालेगा। क्या लिखा था? हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। लिखिए फुल स्टॉप, इसके नीचे लिखिएगा when we are going to solve, when we are going to solve, when we are going to solve, when we are going to solve question related to, when we are going to solve, when we are going to solve SOLVE, when we are going to solve question related to, question related to preposition, question related to preposition, we have to follow, we have to follow, we have to follow the following, we have to follow the following order, the following order। डैश करके लिखो। पहला, फर्स्ट लिखिए फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट लिखिएगा फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट लिखिए फ्रेजल वर्ब। सेकंड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। सेकंड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। थर्ड, यूसेज, यूसेज। और फोर्थ, बोलो मीनिंग। एक बार बोलेंगे आप ऑर्डर? पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, उल्टा तो नहीं करोगे? एक बार फिर से बोलो। एक बार और बोलो। ये समझ में आ गया आपको? इस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है इसके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब सवाल ये अगला कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कौन कौन से पैटर्न से बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीपोजिशन में हो सकते हैं। देखिए जरा, तीन तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इसमें। नंबर एक, पहला कि आपको कोई सेंटेंस दिया गया हो और उस सेंटेंस में चार ऑप्शन दिए गए हैं और उन चार ऑप्शन में से कोई आपको एक ऑप्शन चूज करना है और उस ऑप्शन के आधार पे आपको उसमें क्या करना है, आंसर फिलअप करना है। ये तो पहला क्वेश्चन जो सिंपल सा हमारे सामने है कि आपको क्वेश्चन दिया है, ब्लैंक है और चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। एक प्रकार का पैटर्न तो क्वेश्चन ये बन सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है कि आपको ऑलरेडी उसमें प्रपोजिशन फिल करके दी हुई हो, जैसे यहाँ प्रपोजिशन भरी हुई इसमें और उसको अंडरलाइन किया हुआ है, मान लो मैंने अंडरलाइन किया इसको, ही वॉज बोर्न एट 1 जनवरी, और आपको कह रहा है कि ये दी अंडरलाइन वर्ड है जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके बताओ, इसमें पहला ऑप्शन वही होगा आपका, जैसे मान लो ऑन हो गया, दूसरा ऑप्शन मान लो विद हो गया, कुछ भी मान लो, दूसरा ऑप्शन मान लो विद हो गया, तीसरा ऑप्शन मान लो बाई हो गया और चौथा ऑप्शन हो गया नो इंप्रूवमेंट। चौथा ऑप्शन हमेशा यही होगा इसमें, नो इंप्रूवमेंट। यानी अंडरलाइन दिया हुआ वर्ड गलत है तो उसमें से आपको देख लेना है, गलत है तो जो है उठा के टिका दो, और अगर गलत नहीं है तो चौथा ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, नो इंप्रूवमेंट, वैसा का वैसा जो आंसर है वो ठीक है, वो रह जाएगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। बात समझ में आ गई क्या? पहले में आपको ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन चूज करना है। दूसरे में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, फिलअप किया हुआ है और उसमें देखना है चौथा ऑप्शन विल बी नो इंप्रूवमेंट, हमेशा यही ऑप्शन होना है चौथा, नो इंप्रूवमेंट। तीसरे प्रकार के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है उसमें आपको एरर वाले फाइंड आउट क्वेश्चन करने का पैटर्न दे दें। हालांकि अभी तक आरपीएससी में इस प्रकार के या इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछने की संभावना कम रही है, पूछे भी नहीं है। मोस्टली जो पहला पैटर्न है वही पूछते हैं। ये जो सेकंड और थर्ड पैटर्न है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन जो होते हैं, एनडीए सीडीएस के एग्जाम होते हैं, एसएससी बैंक के एग्जाम होते हैं, उसमें उस वाले की बजाय नीचे वाले पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे एनडीए सीडीएस में लास्ट वाला पैटर्न आ जाता है, तो कभी अडॉप्ट कर लें हमें पता नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि इसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए, इधर ये वाला पार्ट ए है आपका, ये वाला पार्ट बी है, ये वाला पार्ट सी है और ये वाला पार्ट डी है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट गलत है ना, कि कौन से पार्ट में एरर है, गलती कौन से पार्ट में है। तो इसका मतलब वहां वो चार ऑप्शन होंगे कि गलती कौन से पार्ट में, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। जिस पार्ट में आपको गलती दिखा रही है उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो तीन सिचुएशन आपके सामने है। नंबर एक कि आपको ब्लैंक दिया हुआ है और उसमें से क्या करना है, ऑप्शन भरना है। दूसरा, ऑलरेडी आंसर भरा हुआ है, आपको चार में से छांटना है, चौथा ऑप्शन हमेशा क्या होने वाला है, नो इंप्रूवमेंट। और तीसरी सिचुएशन कि आपको दिए गए वाक्य में क्या करनी है, एरर फाइंड आउट करनी है। तीनों में अंतर है क्या? क्या अंतर? कुछ नहीं है तीनों में। कान उधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात यह है कि आपको आना चाहिए। आएगा तो वैसे भी हल कर देंगे, आएगा तो ये भी हल कर जाएगा और आएगा तो गुरुजी वो एरर पूछ ली जब क्वेश्चन गलत होगा मेरो, यहाँ बताया हूँ हिसाब से तो मैं ठीक कर देता हूँ,
गलत क्या हो गया? वो तो बात तो एक ही पूछ रहा है ना कि फर्स्ट जैन लिखा हुआ है, टाइम के लिए कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रही है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और जैसी प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी उसमें लगा दो आप आराम से, जैसा उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है ही वॉज बोर्न ऑन 1 जनवरी। अभी कैसे हो तो बाद में पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ कह रहा है ही वॉज बोर्न एट 1 जनवरी, आंसर टिक कर देंगे आप, क्या कर देंगे? ऑन। और यहाँ कह रहा है गलती है, तो गलती कौन सी वाले पार्ट में हो जाएगी? सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो 3 तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता चौथा प्रपोर्शन का। देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक नो इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, एक एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, और एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कितना पैटर्न हो गए? 3। पहला फिल इन द ब्लैंक, दूसरा इंप्रूवमेंट, तीसरा एरर रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, लिखिए, नोट डालिए नीचे। देखिए, there can be there can be 3 types of questions. There can be 3 types of questions. There can be 3 types of questions. There can be 3 types of questions related to preposition. There can be 3 types of questions related to preposition. There can be 3 types of questions related to preposition. Related to preposition. फर्स्ट लिखेगा fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. एग्जाम्पल लिखिए he was born he was born he was born blank, खालिस्तान छोड़ना, he was born blank 1 January. He was born blank 1 January. ऑप्शन लिखिए, चारों लिखो ऑप्शन। पहला ऑन, दूसरा एट, तीसरा बाय, चौथा सिंस। पहला ऑन, दूसरा एट, तीसरा बाय, चौथा सिंस। सिंस। दूसरा लिखो, दूसरा टाइप लिखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। दूसरा लिखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखो, he was born at 1 January. He was born at 1 January. He was born at 1 January. एट कौन लाइन कर लो, he was born at 1 January. ऑप्शन लिखिए, पहला ऑन, दूसरा विद, तीसरा बाय, और फोर्थ नो इंप्रूवमेंट। चौथा ऑप्शन हमेशा क्या होना है? ऑलवेज द फोर्थ ऑप्शन विल बी नो इंप्रूवमेंट। चौथा ऑप्शन हमेशा जो होगा वो आपका नो इंप्रूवमेंट होगा। तीसरा लिखिए, थर्ड, एरर रिलेटेड क्वेश्चंस। ERROR, गलतियों वाले, एरर रिलेटेड क्वेश्चंस। एरर रिलेटेड क्वेश्चंस। एरर रिलेटेड क्वेश्चंस। एरर रिलेटेड क्वेश्चंस। लिखो क्वेश्चन वही। अब इसमें से पार्ट में ऐसे तोड़ना आप। ही वॉज बॉर्न, ही के बाद में स्लैश कर दो, उसके बाद वॉज बॉर्न को एक साथ कर दो, एट को एक साथ कर दो, और 1 जनवरी को एक कर दो। और पार्ट हो गए 4। एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट सी है, तीसरा पार्ट बी, सी और डी हो गया। तो गलती के हिसाब से हम एरर फाइंड आउट कर देंगे, गलती कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में गलती है। तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे?
एरर रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला हो गया भाई फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, दूसरे नो इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके कौन से हैं, एरर रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैंने आपको क्या कहा, चाहे क्वेश्चन वो पूछे चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, हमारा मेन संबंध किससे, सीधा सीधा कि हमें आनी चाहिए, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। और सोल्व होने के लिए आपको चार चीजें आनी चाहिए। नंबर एक, पहला फ्रेजल वर्ब, दूसरा फिक्स प्रीपोजिशन, तीसरा मीनिंग, चौथा यूसेज। हाँ ठीक है, ऑन, ओवर और अबव। अब लिखिएगा, स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन और लिखिएगा ऑन ऑब्लिक ओवर ऑब्लिक अबव। ऑन ओवर ऑब्लिक अबव, ऑन ऑब्लिक ओवर ऑब्लिक अबव। मैं फिर आपको बता रहा हूं और बार बार बताते रहूंगा बैच में कि चार टॉपिक आपकी जिंदगी में आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। पहला प्रीपोजिशन, दूसरा डिटर्मिनर, तीसरा मॉडल, चौथा करेक्ट फॉर्म यानी टेंस वाले क्वेश्चन। ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये ग्रामर में अगर आपको कोई लीड करवाते हैं तो चार क्वेश्चन ही करवाते हैं, चार टाइप के क्वेश्चन ही करवाएंगे और पीछे ले जाएंगे तो यही ले जाएंगे। इसलिए इनमें जितना काम कर सकते हैं आप उतना करें, और हम इन्हीं चारों को पढ़ेंगे पहले स्टार्ट में, ताकि इन पे आप प्रैक्टिस अच्छे से जितना करना चाहें वो करते रहें, ठीक है। क्योंकि इनमें बहुत सारी टेक्निकल्स आ जाते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत सारी, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तन और मन दोनों यही रखना। धन तो आप दे दोगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। देखो, ऑन, ओवर और अबव, एक ऑन है, एक ओवर है और एक अबव है। अगर आप, पहले हम देख रहे हैं मीनिंग, अभी यूसेज की तरफ नहीं जा रहे हैं, दो चीजें पढ़ेंगे हम इनके, मीनिंग और यूसेज। सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं इसके मीनिंग को। मीनिंग की बात करें अगर, तो इन तीनों में प्रपोजिशन में एक खास बात है, कॉमन बात है कि तीनों जो है ये पोजीशन को डिनोट करती हैं। प्रीपोजिशन का मतलब समझ रहे हो, प्री प्लस पोजीशन, यानी प्री यानी पहले, यानी जिसके पहले लगते हैं उसकी पोजीशन को निर्धारित करने वाले वर्ड्स कहलाते हैं क्या, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो ये जो है तीनों वर्ड, ये जिस पोजीशन को डिनोट करते हैं उसमें एक कॉमन बात है कि ऊपर वाली पोजीशन है। तीनों में एक बात क्या, कि तीनों में सिचुएशन ऊपर ही होगी, भले ऑन हो या ओवर हो या फिर अबव हो। समझ रहे हो आप, तीनों के तीनों जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ऊपर के प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगी। ऑन भी, ओवर भी और अबव भी, तीनों कौन सी को करेंगे, ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप मीनिंग के आधार पे जाएंगे इनमें, तो अगर यहां इसको देख रहे हैं आप, तो इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा सरफेस टच जब हो रहा होगा, ऐसी सिचुएशन को डिनोट करने वाली प्रीपोजिशन कौन सी आपकी, ऑन है। अभी लिखना नहीं है, अभी समझना, बाद में लिखना। पहला जो कॉन्सेप्ट है ऑन का, मीनिंग के आधार पे अगर देखना चाहेंगे तो ऑन वो प्रीपोजिशन है जो, जहां किसको इंडिकेट किया जाता है, सरफेस टच होने को इंडिकेट किया जाता है। ओवर जो है ये वो प्रीपोजिशन है जो है तो ऊपर की, लेकिन इसमें सरफेस टच नहीं होता है, लेकिन ये जस्ट अबव होती है, यानी अभी देखते हैं, बताऊंगा आपको। और तीसरा अबव जो होता है, ये पोजीशन तो ऊपर की है लेकिन इसमें हमेशा कंपैरिजन होता है, तुलनात्मक रूप से ऊपर होती है। तो तीन है तो तीनों ऊपर वाली, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। एक कह रही है सरफेस टच वाले कॉन्सेप्ट को डिनोट करेंगे, दूसरे का मतलब जस्ट अबव है, और तीसरे का मतलब क्या है, कंपैरिजन है। ऐसा किसी किताबों में ऐसे कहीं लिख के आप नहीं, धीरे 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 अपने आप सीख जाएंगे, एक तरीका होता है समझने का। तो इसका मतलब जब मैं ये कह रहा हूं कि ये मार्कर जो है ये मेरी हथेली पर रखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, और यहां इसका सरफेस दूसरे से टच कर रहा है। इसका मतलब दिस मार्कर इज ऑन माई हथेली, ऑन माई पाम। समझ गए मेरी बात, इसका मतलब इसका सरफेस टच हो गया है। समझ रहे हो आप जहां बैठे हैं, स्टूल पे आप बैठे, अभी फिर ऑन इन कब कन्वर्ट हो जाता है, आप चेयर पे बैठे तो इन आएगा कि ऑन आएगा, कि सब क्वेश्चनों के जवाब आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे, दो तीन में सब मिल जाएंगे कि कहां दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आता है ऑन में, इनमें फर्क क्या है, एट में क्या फर्क है, वो बात की बात है। अभी जो समझा रहा हूं उसको समझना।
यानी जब सरफेस टच कर रहे हैं तो नीचे जब एक है उसके ऊपर कोई चीज है, दोनों में गैप नहीं है, एक दूसरे को टच कर रही है, इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है किसको डिनोट कर रहा है? ऑन को। तो दिस मार्कर इज ऑन माई पाम। इट्स क्लियर टू यू? जैसे हम कहें योर बुक, योर बैग इज ऑन द टेबल, टेबल पे रखा हुआ है, इसका मतलब टेबल का और आपकी बुक का दोनों का संपर्क है, दोनों सरफेस टच कर रहे हैं, और पोजीशन ऊपर की है, नीचे वाली नहीं है, ऊपर की। दो बातें हैं, पोजीशन तो हमेशा कौन सी होगी? ऊपर की होगी, लेकिन साथ में सरफेस टच होने वाला होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? दूसरी सिचुएशन ऐसी हो कि जहां सरफेस टच तो नहीं होगा, लेकिन इसको उठा के मैं यहां करता हूं, इसका मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हो आप, तो ये इसके ठीक ऊपर है। नीचे हथेली है, ऊपर मार्कर है, ठीक ऊपर बोल रहा हूं मैं, ऊपर नहीं बोल रहा हूं, ठीक ऊपर। ऊपर तो कहीं भी हो सकता है, ठीक ऊपर में और ऊपर में फर्क है। ठीक ऊपर का मतलब जस्ट अबव, समझ रहे हो आप? ठीक ऊपर का मतलब, इस ठीक ऊपर का नीचे उल्टा होता है ठीक नीचे। एक होता है ठीक ऊपर और एक होता है ठीक नीचे। अब ठीक नीचे की बात करेंगे, इसका मतलब जस्ट अबव। सपोज करो ये फैन है, तो ये अभी मेरे ठीक ऊपर नहीं है, ये मेरे से ऊपर है, बट मेरे ठीक ऊपर नहीं है। अगर मैं यहां आता हूं, इसका मतलब ये अब मेरे ठीक ऊपर है। तो द फैन इज मूविंग अबव माई हेड नहीं बोलूंगा अब मैं, ओवर माई हेड। समझ गए? लेकिन अगर मैं यहां से पोजीशन चेंज करके यहां पहुंच गया, इसका मतलब ऊंचाई में मेरे से ज्यादा है, हम दोनों में तुलना हो रही है, तो मैं नीचे हूं और मेरे से वो ऊपर है, इसका मतलब फैन इज अबव माई हेड, ऊपर है मेरे सर से। तो जब जब जस्ट अबव की बात बोलना चाहते हैं, ठीक ऊपर की बात बोलना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में ओवर होगा। और अगर तुलनात्मक रूप से कोई चीज ऊपर बताना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में, यानी जब एक और दूसरे में तुलना करते हैं कि ये ऊपर ये ऊपर, ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे हम? अबव का इस्तेमाल करेंगे। रेलगाड़ी में बैठे हो कभी? ट्रेन में, वहां जो वो उनका बोर्ड लगा होता है रेलवे का, जैसे कहीं का भी स्टेशन का नाम लिखा होता है, उसके साथ एक वर्ड और लिखा होता है, समुद्र तल से ऊंचाई, कितना ऊपर कितना नीचे। देखना उस पे अंग्रेजी में क्या लिखा होता है, वो देखा है कभी? अब दोबारा बैठने जाओ तो पहले उसी को देखना। तो ओवर सी लेवल नहीं लिखा होता उसमें, अबव सी लेवल होता है। तो अबव क्यों? कि उससे कितना ऊपर, तुलनात्मक रूप से बोल रहा है वो, ठीक ऊपर बोलने की बात नहीं कर रहा है। अब आप यूं कहें कि सूर्य मेरे ठीक सर के ऊपर चमक रहा है, इसका मतलब द सन इज शाइनिंग ओवर माई हेड। सूर्य ठीक मेरे सर पे चमक रहा है, इसका मतलब सन इज शाइनिंग ओवर माई हेड, मेरे ठीक ऊपर। अ बर्ड इज होवरिंग ओवर माई हेड, एक पक्षी जो मेरे सर के ऊपर ऊपर घूम रहा है, इसका मतलब ओवर माई हेड। तो जब ठीक ऊपर की बात बताना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं? ओवर। अब एक क्वेश्चन जरा देखिए आप, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना उस बीच में। अब सपोज करो सेंटेंस लिखा हुआ है, द फैन इज मूविंग ब्लैंक माई हेड। पंखा जो है, द फैन इज मूविंग ब्लैंक माई हेड, इतना ही लिखा हुआ है। ऑप्शन तो तीनों ही आपके पास, एक तो ऑन है, एक ओवर और एक अबव है। तो ऑन तो हो नहीं सकता, बोलो, संभव नहीं है। इसका मतलब ये तो आपके दिमाग में कभी आना नहीं चाहिए कि ऑन हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। अब दो बातें हैं, एक या तो ओवर है और एक के अबव है। अब आप जरा एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ही इज सिटिंग ब्लैंक द चेयर, चेयर पे है। क्या दिमाग में आता होगा आपके? ऑन या इन आएगा? भैया तो मान लो आप दिमाग में आ रहा है कि ऑन आ सकता है, आपके दिमाग में आ रहा हो इन आएगा, तो बात की बात है, ऑन या इन। अंडर तो नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा अंडर? आने को तो आ सकता है, आने को तो आ सकता है ना, लेकिन क्यों नहीं आएगा? अंडर इसलिए नहीं आएगा कि हम सामान्य कंडीशंस की बात करते हैं, कि जनरलाइजेशन में क्या कहना चाहते हैं, समझ रहे हो? द बेबी वॉज हाइडिंग फ्रॉम हिज फादर, सो ही वॉज सिटिंग अंडर द चेयर। बच्चा अपने पिता से छुपना चाह रहा था, इसलिए चेयर के नीचे चला गया। तो बच्चा अपने पिताजी से छुपना चाह रहा था, बता रहा है पहले आपको, इसलिए नीचे ले जा रहा है। डायरेक्ट थोड़ी ले जाएंगे आप नीचे कि मैं तो चेयर के नीचे बैठा हूं। इसका मतलब ऐसे सेंटेंस में डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते ना कि अंडर आ जाएगा,
पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है, जो सामान्य कंडीशन है। सामान्य कंडीशन या तो ऑन हो सकती है या इन, जो भी होगी हम देखेंगे। इसका मतलब अगर आप ये कह रहे हैं द फैन इज मूविंग ब्लैंक माई हेड, इसका मतलब ऑन तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑन में तो टच होता है। अब दो बातें हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि सर ओवर होगा ठीक ऊपर, सर ऐसे भी दूर भी तो हो सकता है। तो दूर भी हो सकता है, उसके लिए पंखा सर पे चलाने के लिए बात कौन करेगा? नॉर्मल में क्या बात करेंगे, मेरे सर पे पंखा है, ऊपर पंखा चल रहा है, इसका मतलब द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। अंग्रेजी के क्वेश्चन सोल्व करते समय कभी भी ऐसे ज्यादा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो उस ऐसा भी हो सकता में जाने से पहले जो है उस पे ले आओ पहले। अब तुम पहले जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है, और उसको छोड़ के जो हो रहा है उसको छोड़ के ऐसा भी हो सकता में जाओगे, तो क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा। अब ये डिटर्मिनर में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। आप क्वेश्चन डिटर्मिनर के कभी जिंदगी में आप गलत नहीं होंगे आपके, मैं कुछ दो तीन बातें बताऊंगा, दो बात ये बार बार फिर रिपीट करूंगा। जिंदगी में कभी भी अंग्रेजी के किसी वाक्य को अपनी तरफ से नेगेटिव नहीं मानना है। इसको गांठ मान लो आज से, आज का पहला तुम्हारे लिए ये सबक है एक तरह से, कि अंग्रेजी के किसी भी वाक्य को अपनी तरफ से जानबूझ के आपको नेगेटिव, जब तक अगला कहे नहीं कि मान नेगेटिव, जब कह रहा है मान नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव नहीं मानना है। इसका मतलब हमें हर वाक्य को कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है, कि भाई इसका मतलब पॉजिटिव है। जैसे आपसे कहो वाक्य आ गया आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्त हैं, आप कहोगे मेरे तो कोई भी नहीं है, मैं तो नेगेटिव सोचूंगा, मत सोच, है तेरे, बात खत्म कर। इसका मतलब अपनी तरफ से कभी भी वाक्य को नेगेटिव नहीं मानना है। आपके लिए नहीं पूछ रहा हूं, जनरलाइजेशन की बात कर रहा है। और कभी भी किसी वाक्य को पास्ट और फ्यूचर नहीं मानना है। पास्ट तब मानना है जब पास्ट कह रहा है वो, और फ्यूचर तब मानना है जब फ्यूचर कह रहा है वो। जब तक कुछ नहीं कह रहा मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। और कभी भी चीजों को सामान्य से परे नहीं सोचना है, पहले जैसी सिचुएशन है वैसी उसको सोचना है सिंपल कंडीशन में। इसका मतलब यहां अब आप ये दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने यहां, आप ये आपके दिमाग में कहीं आ जाए सर अबव भी तो हो सकता है, ऊपर होगा तो तुलना करेगा, वाक्य लिख के देगा, आपको समझ में आएगा उसमें, ठीक है। तो यहां सिंपल वे में बात करते हैं, तो हमने किसका इस्तेमाल कर दिया, ओवर का। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गई बात? तो अगर आप मुझसे ये कहें कि मीनिंग के आधार पे सर ऑन में, ओवर में और अबव में अंतर बताइए, तो मैं तो आपको सीधा सीधा एक ही बात समझा रहा हूं कि जब भी आपको ऑन का इस्तेमाल करना हो, इसका मतलब सरफेस, जब भी आप मीनिंग के आधार पे, एक अब ये कहो कि हर जगह फिर आप ढूंढोगे जाके तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑन को भी चार जगह से हमें तलाश करना है, फ्रेजल वर्ब में, फिक्स प्रपोजिशन में, यूसेज में, मीनिंग में। अगर मीनिंग में कहीं ऑन आएगा तो उसका एक ही तरीका है, बस सरफेस टच, और कोई तरीका नहीं है। अगर मीनिंग के आधार पे आप ऑन कहीं किसी वाक्य में देखते हैं, द ओनली कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू सरफेस टच, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। बाकी जो भी पढ़ेंगे आप, हो सकता है वो यूसेज हो सकता है वो फिक्स प्रीपोजिशन हो, या हो सकता है कोई फ्रेजल वर्ब हो। समझ रहे हो? यहां केवल और केवल एक ही मीनिंग है इसका, वो क्या है, सरफेस टच करने के सेंस में। इट्स क्लियर टू यू और नॉट? दूसरा, ओवर। ओवर की जब भी हम मीनिंग के सेंस में बात करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो है जस्ट अबव, जस्ट अबव। और तीसरा, अबव। अबव में अबव तो है ही, पता लग रहा है वर्ड से ही, लेकिन अबव में क्या होगा, समझ रहे हो? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ऊपर पंखा, नीचे बेबी, सोते सोते भूख लगी, वो आगे बात उसमें आएगी, समझ रहे हो? ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ऑन में सरफेस टच हो जाएगा, ओवर में जस्ट अबव हो जाएगा, और अबव में कहीं भी कंपैरिजन दिख जाएगा। ठीक, अब लिखिए ऑन। समझ में आया थोड़ा बहुत? लिखिएगा ऑन, लिखिए। it denotes it denotes the case of it denotes the case of it denotes the case of it denotes, स्पेलिंग आती है डिनोट्स की, ये बार बार अब यूज होगा वर्ड, अब याद रखना। डिनोट का मतलब होता है दर्शाना, प्रदर्शित करना, इंडिकेट करना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना। इट डिनोट्स द केस ऑफ it denotes the case of surface touch, it denotes the case of surface touch। अंडरलाइन कर लो सरफेस टच को। इट डिनोट्स द केस ऑफ सरफेस टच, ये किसके केस को डिनोट करना है, सरफेस टच, ठीक है। इट डिनोट्स द केस ऑफ
सरफेस टच। इस सरफेस टच के केस को डिनोट कर रहा है, यानी यहां क्या हो गया आपका सरफेस टच का केस है, उसको डिनोट किया जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये पहला केस है जो किसको इंडिकेट करता है, सरफेस टच को इंडिकेट, ये इसका मीनिंग है। नीचे लिखिए यूसेज ऑफ ऑन, ऑन के यूज क्या है, यूसेज ऑफ ऑन। अब ऑन के यूज आप कहां कहां करते हैं वो आपके अगले देखने वाली बात है। यूसेज ऑफ ऑन, ऑन के यूज क्या है, यूसेज ऑफ ऑन लिखेगा इसमें, टू डिनोट टाइम, टू डिनोट टाइम, टू डिनोट टाइम, टू डिनोट टाइम। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन सी प्रिपोजिशन है जो टाइम के लिए यूज हो सकती है? विच प्रिपोजिशन कैन बी यूज टू डिनोट टाइम? एट हो सकती है, ऑन हो सकती है। देखो जरा, ऑन का इस्तेमाल आप टाइम के लिए कर सकते हो, इन का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, एट का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, विद इन का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, सिंस का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, फॉर का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, फ्रॉम का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, टू का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, टू का इस्तेमाल हो गया, बिटवीन का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, बिफोर का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, आफ्टर का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, अराउंड का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, अबाउट का इस्तेमाल भी आप टाइम के लिए कर सकते हो, और भी कोई रह गए होंगे गादी। इसका मतलब बहुत सारी प्रिपोजिशन ऐसी हैं जिनका यूज हम टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि एक इनमें कोई डिफरेंस ना हो, सब में कोई ना कोई अंतर जरूर है। कि हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें बहुत डिफरेंस है, समझ रहे हो? वो वाक्य में किस यूज में, किस प्रोस्पेक्टिव में उसका इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह से हम उसको यूज करेंगे। कभी पंडित जी को हाथ दिखाने गए हो कि मैं नौकरी लगने वाला हूं कि नहीं इस बार, तो पंडित जी क्या पूछता है, बता तेरा जन्म कब हुआ? कब हुआ मतलब कितनी तारीख को जन्म हुआ, कितने बजे हुआ, कौन से वार को हुआ, समझ रहे हो? कौन से वार को हुआ, कितनी तारीख को हुआ, कितने बजे हुआ, कौन से साल में हुआ, कौन से महीने में हुआ, सुबह हुआ या दोपहर हुआ या शाम हुआ, वो सारा हुआ हुआ बताते बताते आपकी सारी प्रिपोजिशन इस्तेमाल हो जाएंगी। तो सब में डिफरेंस है अलग अलग, ऑन, इन, एट, विद इन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टू, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, अबाउट, इन सब का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं। तो फिर इन्हें डिफरेंस क्या क्या है वो एक एक हम पढ़ते जाएंगे तो हम समझते जाएंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि ऑन का यूज हम किसको डिनोट करने के लिए कर सकते हैं, टाइम के लिए। तो ऑन का यूज टाइम को डिनोट करने के लिए कब किया जाता है, जब किसी वाक्य में आपको डे या डेट दी गई हो, समझ रहे हो? ऑन का यूज हम टाइम को डिनोट करने के लिए कर सकते हैं जब आपको क्या दिया गया हो, डे या डेट दी गई हो। तो डे या डेट का मतलब, पंडित जी ने पूछा आपसे क्या आपका जन्म कब हुआ, आपने कहा आई वॉज बोर्न ऑन संडे, इसका मतलब संडे क्या हो गया, डे। तो मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसको डिनोट कर रहे हैं, डे। तो डे को डिनोट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन का। फिर क्या, ठीक है, किस तारीख को हुआ, आपने कहा आई वॉज बोर्न ऑन 1 जनवरी, तो मेरा जन्म 1 जनवरी को हुआ, इसका मतलब आपकी क्या हो गई, डेट। तो डे और डेट दी जाए ऐसी कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डे और डेट देख लिया आपने और हमेशा ऑन टिका दिया उसमें, ऐसा नहीं, आगे उसके अलग अलग अभी और पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो लेकिन हमें ये पता लग गया कि हम ऑन का यूज किसके लिए कर सकते हैं, समय के लिए कर सकते हैं। तो क्या लिखा आपने, टू डिनोट टाइम, लिख दो डैश करके, डे ऑब्लिक डेट, डे ऑब्लिक डेट, डे ऑब्लिक डेट, डे ऑब्लिक डेट, डे ऑब्लिक डेट लिखिएगा वाक्य। लिखिए, राकेश वॉज, राकेश वॉज, राकेश वॉज बोर्न
राकेश वॉज बोर्न ऑन 1st January, on 1st January। दूसरा लिखिए सेकंड, राकेश वॉज बोर्न on Sunday। राकेश वॉज बोर्न ऑन संडे। तो हम ऑन का यूज किसको डिनोट करने के लिए कर सकते हैं? डे और डेट यानी टाइम को डिनोट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, टू डिनोट सब्जेक्ट मैटर, टू डिनोट सब्जेक्ट मैटर। किसी विषय वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, किसी सब्जेक्ट मैटर को इंडिकेट करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑन का इस्तेमाल किया जा सकता है। टू डिनोट सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को इंडिकेट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू डिलीवर a lecture, on भ्रष्टाचार यानी करप्शन। I want to deliver a lecture on corruption। इसका मतलब मैं करप्शन पे एक लेक्चर देना चाहता हूं। तो सब्जेक्ट मैटर को इंडिकेट करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑन। तो ऑन किसको इंडिकेट कर रहा है? सब्जेक्ट मैटर को। सब्जेक्ट मैटर को इंडिकेट करने के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं? ऑन का यूज कर सकते हैं। तो पहला बोलो टाइम, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर। दूसरा क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर। तीसरा लिखिए थर्ड, टू डिनोट फंक्शन ऑब्लिक फेस्टिवल। टू डिनोट फंक्शन ऑब्लिक फेस्टिवल। फंक्शन या फेस्टिवल को डिनोट करने के लिए भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप? ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई विल गो टू स्कूल ऑन एनुअल फंक्शन, यानी मैं विद्यालय कब जाऊंगा? एनुअल फंक्शन वाले दिन जाऊंगा। तो फंक्शन या फेस्टिवल को जब आप ओकेजन के रूप में इंडिकेट करना चाहते हैं, अवसर के रूप में इंडिकेट करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप? ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑन का इस्तेमाल आप टाइम के रूप में कर सकते हैं, ऑन का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट मैटर के लिए कर सकते हैं, और ऑन का इस्तेमाल आप फंक्शन या फेस्टिवल को डिनोट करने के लिए कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ओके है? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सुनिए मेरी बात, वापस से रिपीट कर देता हूं। नंबर एक पहला, कि प्रीपोजिशन का क्वेश्चन जब भी आपको सोल्व करना है तो आपके दिमाग में कुल मिला के कितने चीज, पहले इधर देखो, इधर कितने हैं? 4। पहला फ्रेजल वर्ब, दूसरा फिक्स प्रीपोजिशन, तीसरा, चौथा, इसी क्रम में चलना है, इसी ऑर्डर में चलना है। ठीक है? प्रीपोजिशन के क्वेश्चन के पैटर्न कितने हो सकते हैं? 3। पहला फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तीसरा एरर वाले वाक्य। तीनों में सिचुएशन ऐसे ही हो सकती है। ठीक है? उसके बाद हमने पढ़े 3 प्रीपोजिशन, एक ऑन, एक ओवर और एक अबव। क्या पढ़ रहे हैं? उसकी मीनिंग और यूसेज। तो ऑन में क्या होगा? सरफेस टच, ओवर में और अबव में कहीं भी ऊपर हो जाएगा। और अगर मीनिंग की बात करें, यूसेज की बात करें ऑन की, तो ऑन का यूज हम किसको डिनोट करने के लिए कर सकते हैं? टाइम। दूसरा
सब्जेक्ट मैटर, और तीसरा फंक्शन और फेस्टिवल। ठीक है, दिस ऑल फॉर टुडे। कल भी 6 बजे आना, अभी कुछ 17 तारीख तक 6 बजे आना आपको। ठीक है, क्योंकि मैं वहां से मेरे को लगा पहुंच नहीं पा रहा हूँ टाइम पे, कोई ट्रेनिंग है 6 से 7, 7 से 8। ठीक, धन्यवाद, चलिए, थैंक यू। 17 के बाद वापस 17 तक, है ना, ठीक है।